बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर यह कि भूमि विवादों को कम करने के लिए शुरू की गई स्वामित्व योजना के तहत पीएम मोदी ने आज 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड्स का वितरण किया। पीएम मोदी के इस कदम से देश के 230 से अधिक जिलों के करीब 5000 गांवों में 50,000 गांवों में संपत्ति मालिकों को फायदा मिलेगा। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। इस स्वामित्व योजना से 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लाखों लोगों को फायदा होगा। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी किए गए। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन देश के गांवों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ऐतिहासिक है। हमने तय किया कि ड्रोन की मदद से देश के गांव-गांव में घरों की, जमीनों की मैपिंग कराई जाएगी। गांव के लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति के कागज दिए जाएंगे। आज हम इस योजना का लाभ मिलते जब देख रहे हैं तो मन को एक संतोष मिलता है कि चलो गांव का, गरीबों का हम काम कर पाए। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी पूंजी देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ने जा रही है। साथियों, आज हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से ग्राम स्वराज को जमीन पर उतारने का प्रयास कर रही है। और बात अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज प्रयागराज पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंत्रोच्चारण के पूरे विधि विधान के साथ पूजा भी की और इस दौरान उन्होंने प्रार्थना और गंगा आरती भी की। इस दौरान उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी और पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। उनके पहुंचने से पहले आर्मी ने पूरे किला घाट को अपने कब्जे में ले लिया था और स्नीफर डॉग्स और बम स्क्वाड की जांच भी वहां पर की गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज दही चूड़ा भोज में शामिल होने के लिए जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा के आवास पर पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और चिराग पासवान मौजूद थे। इस दौरान एनडीए के नेताओं के बीच कई मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई। ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन। और अब बात होगी संसद के बजट सत्र की, जिसकी शुरुआत होने वाली 31 जनवरी से। पहले दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। और इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का 8वां बजट पेश करेंगे। हर बार की तरह इस बार 1 फरवरी को वित्त मंत्री आम बजट पेश करेंगी। इस दौरान संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बाद आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया जाएगा। बजट सत्र का दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। सत्र के दौरान दिल्ली चुनाव के दिन संसद में कार्यवाही नहीं की जाएगी। वहीं 3 फरवरी के बाद से राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा भी शुरू हो जाएगी। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी आज पटना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने संविधान सम्मान सम्मेलन में हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने इस दौरान बिहार के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। अंबेडकर जी की सोच को, गांधी जी की सोच को, बुद्ध भगवान की सोच को, फूले जी को सोच को वो मिटाने लगे हैं। आप मुझे बताओ, इस किताब में कहां लिखा है कि हिंदुस्तान का पूरा धन 2-3 आदमियों के हाथ में जाना चाहिए? कहां लिखा है इस किताब में? तो मोदी। और इसी बीच प्रवेश वर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कुछ कह रहे, सुनते हैं।
लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बताते चलें। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी दिल्ली के एम्स के बाहर मरीजों और उनके परिजनों से मिलते नजर आए, उनका हालचाल जाना, और इसको लेकर उन्होंने सोशल साइट पर पोस्ट करते हुए दिल्ली एम्स के बाहर फैली गंदगी और अव्यवस्था पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि देश भर से आए गरीब मरीज और उनके परिवार एम्स के बाहर ठंड, गंदगी और भूख के बीच सोने को मजबूर हैं। उनके पास ना छत है, ना खाना, ना शौचालय और ना पीने के पानी का इंतजाम। बड़े बड़े दावे करने वाले केंद्र और दिल्ली सरकार ने इस मानवीय संकट पर आंखें क्यों मूंद ली है, ये सवाल भी उनकी तरफ से पूछा गया। वहीं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बनी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की इजाजत नहीं देने का आरोप लगाया। पार्टी ने दावा यह किया कि दिल्ली पुलिस की तरफ से अनुमति न मिलने की वजह से डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को रद्द करना पड़ा। बता दें कि इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को दोपहर के तकरीबन 12 बजे प्यारेलाल भवन में होना था। वहीं दिल्ली पुलिस ने भी एक स्टेटमेंट जारी कर आरोपों को खारिज कर दिया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस आयोजन के लिए डीईओ कार्यालय से कोई अनुमति ली ही नहीं गई थी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि चूंकि चुनाव घोषित हो चुके और इसीलिए राजनीतिक दलों को डीईओ कार्यालय में सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। आम आदमी पार्टी पर एक फिल्म बनी है। इस फिल्म को आज ये पत्रकारों को देखनी थी, उनके लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी इस फिल्म की। आज सुबह ही पुलिस ने वहां पहुंच के उसकी स्क्रीनिंग रुकवा दी और कहा कि ये स्क्रीनिंग नहीं की जा सकती। किसी भी कानून में ये प्राइवेट स्क्रीनिंग थी, ये कोई पब्लिक स्क्रीनिंग नहीं थी। किसी भी कानून के तहत ये अलाउड नहीं है कि पुलिस इस तरह से कोई फिल्म की स्क्रीन, ये कोई इलेक्शन का कैंपेन नहीं था, वहाँ कोई इलेक्शन का झंडा नहीं था, वहाँ कोई इलेक्शन की स्पीच नहीं थी, वहाँ कोई इलेक्शन के किसी पार्टी के लिए वोट नहीं था, इलेक्शन का प्रचार नहीं था, किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगा जा रहा था, किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला जा रहा था। एक प्राइवेट स्क्रीनिंग थी फिल्म की। तो बीजेपी इतनी क्यों डरी हुई है इस फिल्म से? तो वहीं आज आम आदमी पार्टी नेता केजरीवाल ने दिल्ली में रहने वाले किराएदारों के लिए एक ऐलान किया है। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि चुनाव के बाद दिल्ली में रहने वाले किराएदारों के लिए एक योजना लागू की जाएगी। इसके तहत किराएदारों को फ्री बिजली और पानी मिलेगा। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के मामले में आज कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में केजरीवाल, सिसोदिया को कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट मिली। बताया जा रहा है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों आरोपियों को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी है। केजरीवाल और सिसोदिया ने विधानसभा चुनाव का हवाला देकर कोर्ट से व्यक्तिगत पेशी की छूट मांगी। वहीं संजय सिंह, के कविता और दूसरे आरोपी कोर्ट में वर्चुअली पेश हुए। मामले में अगली सुनवाई 4 फरवरी को होगी। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार शेख हसीना ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है और ये दावा किया कि अगर 21 अगस्त 2024 को वो 20-25 मिनट पहले अपने आवास से नहीं निकल गई होती तो वो जीवित नहीं होती। साथ ही उन्होंने कहा कि उनको और उनकी बहन दोनों को जान से मारने की साजिश रची गई थी। शेख हसीना का ये ऑडियो उनकी पार्टी आवामी लीग ने शेयर किया है और हसीना अल्लाह का शुक्रिया अदा करते दिख रही हैं। इस ऑडियो में शेख हसीना ने 2004 में हुए उनके ऊपर हमले का भी जिक्र किया। साथ ही 2000 में भी हुए बम अटैक का उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मेरी जान बचाई है और अब मेरे पास कुछ नहीं है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज रेप हत्या मामले में सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने मामले में सजा का ऐलान 20 जनवरी को बहस के बाद करने का फैसला लिया। वहीं इस मामले में सीबीआई ने दोषी को फांसी की सजा की मांग की है। आपको बता दें कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की 8-9 अगस्त की रात को रेप और मर्डर को अंजाम दिया गया था। आज ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में 162 दिन के बाद आरोपी को दोषी करार दिया। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर प्रचार जोरों पर है। ऐसे में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। वहीं इस मौके पर भीषण ठंड के बाद भी भारी संख्या में लोग सीएम धामी को सुनने के लिए पहुंचे थे। सीएम धामी निकाय चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और प्रदेश में निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं।
उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चल रही अधिकारियों की ट्रेनिंग 20 जनवरी को समाप्त हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को सीएम पुष्कर सिंह धामी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा करेंगे। आपको ये बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर संकेत कई बार दे चुके हैं। उत्तराखंड नगर निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां तकरीबन पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश के चुनाव आयुक्त सुशील कुमार ने जानकारी दी। उत्तराखंड में 23 जनवरी को 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका, 46 नगर पंचायतों के लिए वोटिंग होगी। 25 जनवरी को मतगणना होगा। आपको ये बताते चले कि इस बार उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव में मतदान बैलेट पेपर से होना है। उत्तराखंड में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। निर्दलीय भी कई जगहों पर कड़ी टक्कर दे रहे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने जानकारी दी कि 21 जनवरी को प्रचार प्रसार का दौर भी समाप्त हो जाएगा। अभी निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी तरह से प्रचलित है, चल रही है। प्रचार इस समय प्रत्याशियों द्वारा किया जा रहा है और ये क्योंकि 23 जनवरी को मतदान होना है और 21 जनवरी की सायंकाल प्रचार की अवधि समाप्त हो जाएगी 48 घंटे पहले, तो इस समय जोरों पर प्रचार चल रहा है और सभी प्रत्याशी लगे हैं। इस बीच हमारी जो तैयारियां हैं जनपदों में वो भी पूरी तेजी से चल रही हैं। और अब बात प्रयागराज महाकुंभ की। इस आयोजन के दौरान कलाकृतियों का भी महाकुंभ देखने को मिल रहा है। ये कलाकृतियां लोगों को आकर्षित कर रही हैं। महाकुंभ में सेक्टर नंबर 18 में भगवान विष्णु के कई अवतारों को दिखाया गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल, युवा अवस्था को दिखाया गया है। साथ ही भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की भी कलाकृतियां लोगों को काफी आकर्षित कर रही हैं। साथ ही साथ भगवान विष्णु के अवतार को भी यहां दिखाया गया है। कलाकृतियों को देखने के लिए श्रद्धालु काफी संख्या में यहां पर पहुंच रहे हैं। गेट के सामने ही भगवान श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी का दीदार हुआ, दर्शन हुआ और फिर अंदर विभिन्न कलाकृतियों को स्थापित किया गया है और जिनका हम विभिन्न उसमें नाम नहीं बता सकते हैं क्योंकि अभी मैंने बहुत अच्छे से देखा नहीं, लेकिन जो भी कलाकृतियां हैं बहुत अद्भुत हैं। हॉलीवुड एक्ट्रेस डकोटा जॉनसन और उनके बॉयफ्रेंड क्रिस मार्टिन इन दिनों मुंबई में। इस दौरान मुंबई के बाबूलाल नाथ मंदिर में दोनों ने दर्शन किए और उनके कई वीडियोस और तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सामने आई। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियोस में डकोटा जॉनसन और क्रिस को मंदिर के अंदर खड़े देखा गया। उसी वक्त पर डकोटा नंदी की मूर्ति की ओर गई और उनके कानों में कुछ कहा। ऐसा करते समय क्रिस उनकी ओर जाते हुए दिखाई दे रहे थे। डकोटा के बाद एक और शख्स आगे गया और उन्होंने भी ऐसा ही किया। इसके बाद क्रिस ने कुछ लोगों से बात की और थम्स अप दिखाया। सनातन धर्म में ये मान्यता है कि नंदी के कान में अपनी इच्छा बताने पर नंदी उनकी इच्छाएं शिव तक पहुंचाए।